Hello students, welcome back to our channel. In today's video, we will do class 10th chemistry's first chapter, chemical reactions and equation. So students, let's start the chapter. Students, by seeing today's video, you will be able to give examples of chemical reactions, represent a chemical reaction in terms of chemical equation and balance a chemical equation. So students, let's start. First of all students, हम लोग types of changes करेंगे. So students, what are the types of changes? Yes, physical change and chemical change. A physical change is what? In which no new substance is formed, like this one. In this, solid is converted to liquid and liquid is converted to gas by simply change in temperature. This change in phases is temporary. We can also convert the gas into liquid by condensation, and we can convert the liquid into solid by simple freezing. So students, यहाँ पर only change in phase हो रहा है and that is temporary also. We can change the size of an object, but the change is also temporary, and because no new substance is formed, this is called a physical change. And also there is no change in the nature also. Nature means the properties are also not changed. So students, let's do now chemical change. A chemical change is what? In a chemical change, like this, see the picture. अगर आपको बोला जाए कि आप बहुत सारे कलर्स को एक साथ मिक्स कर दें और उसके बाद उसमें से सारे कलर्स को अलग अलग सेपरेट आउट करें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज ये एक नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देता है. So in chemical change, the change is permanent and new substances are formed. So students, let's start now chemical reaction. The process in which new substances with new properties are formed from one or more substances is called the chemical reaction. ऐसा कोई reaction, ऐसा कोई process जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं जिनकी न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं, जस्ट लाइक अ केमिकल चेंज जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी, फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस, दो कुछ सब्सटेंसेस को मिला करके हम नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं. सो इन अ केमिकल रिएक्शन, जिस सब्सटेंस से हम रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, एंड जो सब्सटेंस हमें लेटर ऑन मिलता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं. Example, digestion of food. Digestion of food is also an example of chemical reaction students. हमारे बॉडी के अंदर हम लोग फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होता है. रेस्पिरेशन ऑल्सो, यस, रेस्पिरेशन हम करते हैं, इट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन. रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन भी केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर भी कुछ न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं. सो केमिकल रिएक्शन है ये भी. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को अगर आप बर्न करेंगे तो उसमें हमें एक नया सब्सटेंस मिलेगा जिसे आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे, एंड द चेंज इज परमानेंट ऑल्सो. सो इट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट. एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, अगर आपने एक बार कर्ड बना दिया तो आप उसे दोबारा मिल्क ऑब्टेन नहीं कर सकते. सो स्टूडेंट, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है. So students, chemical reaction involves what it involves. There is change in state, change in color, change in temperature and evolution of gas. अगर किसी change में, किसी भी रिएक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं, मतलब कि वो एक केमिकल रिएक्शन है. उसके अंदर स्टेट चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है और किसी न किसी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन होती है. सो स्टूडेंट्स, अब हम इन केमिकल रिएक्शंस को डिटेल में रीड करेंगे. फर्स्ट इज डाइजेशन ऑफ फूड. इट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन. हाउ स्टूडेंट्स, कैसे ये डाइजेशन ऑफ फूड एक केमिकल रिएक्शन होता है? फूड इज ब्रोकन डाउन बाय टू एक्शंस. फॉर एग्जांपल, एक बर्गर. आप सबको बर्गर बहुत पसंद होता है, तो अगर हम बर्गर को ब्रेक करना चाहें तो हम उसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं? हमारे पास दो मेथड्स हैं उसे ब्रेक करने के लिए. एक हो सकता है बाय फिजिकल और मैकेनिकल मेथड, और एक हो सकता है बाय केमिकल मेथड. फिजिकल और मैकेनिकल कैसे?
आप उसको छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक कर सकते हैं, तो वो फिजिकल एंड मैकेनिकल चेंज हो जाएगा, जिसमें हम उसे सिर्फ उसकी जो साइज है या जो शेप है हम सिर्फ उसको चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है स्टूडेंट, तो ये फिजिकल चेंज होगा। एंड केमिकली कैसे उसको आप ब्रेक कर सकते हैं? केमिकली कैसे ब्रेक कर सकते हैं स्टूडेंट? हमारे फूड के अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं, लाइक दिस वन। तो जैसे कुछ लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है हमारा फूड, एंड ये ब्रेक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ digestive enzymes. Digestive enzymes are none other than some chemical substances जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इन लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स की हेल्प से इन लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को हम ब्रेक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो केमिकल चेंज है स्टूडेंट, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। आपने एक बार जो फूड ब्रेक कर दिया, हम उसे दोबारा फूड में ऑब्टेन रिवर्स नहीं कर सकते, फूड में ऑब्टेन नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। Now next is respiration. Students, respiration is also a chemical reaction. कैसे? सबसे पहले plants photosynthesis करते हैं with the help of carbon dioxide from atmosphere and water from the soil and sun energy. इसकी हेल्प से plants photosynthesis करते हैं, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? वो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है, एंड ग्लूकोज जब हम प्लांट्स और एनिमल्स, जब हम प्लांट्स को हम ईट करते हैं तो हम उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, उसे हम कन्वर्ट करते हैं इनटू अगेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड इन दिस प्रोसेस वी रिलीज एटीपी। स्टूडेंट्स, दिस इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है, जिसमें हम हमारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, एंड उसमें हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम लोग अपने सारे डेली वर्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिए, हम एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं। ये एक मैग्नीशियम रिबन है स्टूडेंट्स। अगर आप देखेंगे ये बर्न हो रहा है तो कितना डैजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, और बर्न होने के बाद में ये एक ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये एक मैग्नीशियम रिबन है, और जब ये बर्न होता है तो ये ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस ऐश को हम दोबारा से मैग्नीशियम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये भी एक स्टूडेंट्स, ये भी एक केमिकल चेंज है। तो दिस इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज मिल्क। मिल्क को हम लोगों ने, जब मिल्क के अंदर हमने थोड़ा सा कर्ड डाला तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स? कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज इट इज नॉट रिवर्सिबल। आप कर्ड को दोबारा से मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को स्टूडेंट्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? First see example, word equation. Zinc plus sulfuric acid gives zinc sulfate and hydrogen. Student, इस reaction में zinc react कर रहा है with sulfuric acid और zinc sulfate बना रहा है और hydrogen बना रहा है। तो students, इस reaction में जो substance हमने starting में लिए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं students? अभी मैंने बताया था आपको, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, एंड जो सब्सटेंस बाद में फॉर्मेशन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है। एंड दिस एरो, व्हाट दिस एरो रिप्रेजेंट्स? ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट? ये एरो रिप्रेजेंट करता है द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है ये वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेफ्ट हैंड साइड इज रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड इज प्रोडक्ट, एंड दिस एरो इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। सो वी कैन राइट केमिकल इक्वेशन फॉर दिस, बिकॉज हर टाइम अगर हम इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स को लिखेंगे सो वो हमारे लिए ईजी नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो केमिकल इक्वेशन के लिए हमें उसके सिंबल्स लिखने पड़ते हैं स्टूडेंट्स। जिंक का सिंबल इज Zn,
Sulfuric acid का symbol is H2SO4. For zinc sulfate we write ZnSO4, and for hydrogen we write H2. So students, this is a word equation. Now this is called a chemical equation. Students, this is LHS, that is the reactant, and the product RHS. Now chemical equations. So chemical equation is, it can be represented, chemical reactions can be represented by a chemical equation. ये जो हम लोगों ने chemical reaction लिखा, इसको हम represent कर सकते हैं किसी chemical equation से. For example, magnesium is burnt in air to form magnesium oxide. हम लोगों ने पिछला भी एक्टिविटी देखा था, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया था, तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस किया था. स्टूडेंट्स, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट्स हैं, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट. नाउ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. नाउ लेट्स सी स्टूडेंट्स, हमने इतनी इक्वेशंस हम लोगों ने लिखी हैं. केमिकल इक्वेशंस को पहले लिखना, उसके बाद में उसको बैलेंस करना. स्टूडेंट्स देखिए, नाउ according to law of conservation of mass or matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. अगर आपने स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स लिए हैं तो उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लेटर ऑन प्रोड्यूस होना चाहिए. मींस मास हमेशा कंजर्व रहता है, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर होना चाहिए. तो उसी के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है. So number of elements involved in chemical reaction should remain same at reactant and product side also. Reactant side में और product side में जितने number of elements हैं वो same रहने चाहिए. Like this reaction, ये देखिए students, iron plus water क्या formation करेगा? Fe3O4 plus hydrogen. So हमें इस reaction को balance करना है. सो हमें इसके लिए एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, हमें याद रखना होगा कि हमेशा हमें कोफिशिएंट्स को एडजस्ट करना है. जो कोफिशिएंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट्स आगे लगते हैं, किसी भी एलिमेंट के आगे हम कोफिशिएंट लगाते हैं, हमें उनको एडजस्ट करना है एंड नॉट द सबस्क्रिप्ट्स. सबस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे यहाँ पर H2, ये जो 2 लिखा है ये इसका सबस्क्रिप्ट है. जैसे यहाँ पर ये 3 लिखा है Fe3, दिस इज Fe3, ये भी एक सबस्क्रिप्ट है. 4 ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट है, इट मीन्स 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एंड हेयर इट मीन्स 3 एटम्स ऑफ आयरन, एंड हेयर इट मीन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. तो स्टूडेंट्स, हमें इन सबस्क्रिप्ट को नहीं चेंज करना होता है, हमें कोफिशिएंट्स को चेंज करना होता है. हम सिर्फ कोफिशिएंट्स को ही चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स. एंड नाउ हमें हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना होता है. सो स्टूडेंट्स, हमें हमेशा ये बात याद रखनी पड़ेगी. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है. सी द इक्वेशन Fe plus H2O is giving Fe3O4 plus H2. तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है और उन्हें इक्वलाइज करना है. तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लेंगे. कैसे काउंट करेंगे? हम कुछ इस तरह से एक टेबल बना लेंगे और नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग लिख लेंगे. तो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पर कितने हैं? आयरन के कितने नंबर ऑफ एटम है? 1. एंड प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं आयरन के? 3. यहाँ पर 3 लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट इसका, तो 3 एटम्स हैं. हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? यहाँ पर 2 एटम्स हैं. और प्रोडक्ट साइड में भी कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं. ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 1. एंड ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं? 4. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि आयरन और ऑक्सीजन में स्लाइटली चेंज है नंबर ऑफ एटम्स में, तो हमें उसको ही बैलेंस करना पड़ेगा. तो बैलेंस करने के लिए हम लोग इक्वलाइज करने के लिए क्या करेंगे? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोफिशिएंट जहाँ हम लोग चेंज आ रहा है, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ चेंज आ रहा है एटम्स का, हम लोग पहले उसको इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे. सो वी विल राइट द इक्वेशन लाइक दिस. सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो ऑक्सीजन का 1 एटम और प्रोडक्ट साइड में 4 एटम्स हैं. तो ऑक्सीजन में अगर हम रिएक्टेंट साइड में 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये इक्वलाइज हो जाएगा. तो यहाँ पर हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स 4H2O. ध्यान रखिए, हमें जो भी हम लोग ऐड कर रहे हैं नंबर, उसको हमें कोफिशिएंट में ऐड करना है, सबस्क्रिप्ट में ऐड नहीं करना है. नाउ ट्राई टू इक्वलाइज बाय एडिंग कोफिशिएंट. कोफिशिएंट में ऐड करेंगे हम लोग. नाउ अदर एटम. नाउ ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, अब दूसरे एटम को देखिए. नाउ आयरन.
आयरन में 1 एटम है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 3 एटम्स हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगेन क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट साइड में हम 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं आयरन में, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो गया आयरन के साथ में। नाउ आयरन इज ऑल्सो बैलेंस्ड, ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। अब हमें चेक करना है क्या बाकी एलिमेंट्स भी बैलेंस हैं। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन स्टूडेंट्स ये जो 4 कोफिशिएंट है ये सबस्क्रिप्ट के साथ में मल्टीप्लाई होता है, सो 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं एंड हेयर इन द प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के ओनली यहाँ पर 2 ही एटम्स हैं। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स तो ये इक्वल हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड में भी 8 हो जाएंगे और प्रोडक्ट साइड में भी 8 हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो हमें इसको इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड इसके बाद इस तरह से हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इनकी फिजिकल स्टेट्स पता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की, तो हम लोग इसमें वो लिख सकते हैं और हमारी जो भी कंडीशंस हैं रिएक्शंस की कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, उस इस एरो के ऊपर हम उन कंडीशंस को भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, MnO2 plus HCl, MnCl2 plus H2O and chlorine Cl2। Now इसको बैलेंस करने के लिए अगेन सेम वही स्टेप, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स। नाउ कैसे काउंट करेंगे, एक टेबल बना के काउंट करेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे मैंगनीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पर कितने हैं मैंगनीज के, ओनली 1, यहाँ पे कुछ भी सब्सक्रिप्ट नहीं है मींस 1 है, तो 1 एंड प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 1। नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर, 2 एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में कितने एटम है, 1 एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 1 एंड प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं, 2। क्लोरीन के कितने एटम्स हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में, ओनली 1 एंड क्लोरीन के प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं, Cl2, MnCl2 में 2 एटम्स यहाँ है एंड Cl2 में भी 2 एटम्स हैं, तो टोटल कितना हो गया 4। सो 4 एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। अब हमने इसमें नंबर ऑफ एटम्स लिख लिए हैं, अब हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे। नाउ सबसे ज्यादा चेंज किस में आ रहा है, क्लोरीन में आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 4 रिएक्टेंट साइड में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में ओनली 1 एटम है, तो उसमें अगर हम 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बैलेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये 4 ऐड कर दिया हमने और ये बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बाकी ऑक्सीजन। नाउ ऑक्सीजन भी हमारा 2 एटम्स रिएक्टेंट साइड में है एंड प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 1 एटम है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड में हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 ऐड कर सकते हैं। तो 2 ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ में और अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हमें चेक करना है क्या बाकी एलिमेंट्स बैलेंस्ड हैं, क्या सब कुछ बैलेंस हो गया है। मैंगनीज ऑलरेडी बैलेंस था, 1 है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, वो बैलेंस्ड है। नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिए थे रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स हो गए स्टूडेंट, अब यहाँ पर कितने एटम्स हो गए, 4 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 2 2 ज़ा 4, जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी बैलेंस हो गया। सो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया स्टूडेंट्स। एंड क्लोरीन, क्लोरीन के यहाँ पर कितने एटम्स हो चुके हैं, 4, हमने मल्टीप्लाई किया है 4 इसलिए एंड प्रोडक्ट में 4 यहाँ पर है क्योंकि 2 क्लोरीन Cl2 एंड यहाँ पर भी Cl2, तो टोटल 4 एटम्स क्लोरीन के। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। नाउ सी नेक्स्ट एग्जांपल, lead nitrate PbNO3 twice gives lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen। अब हमें स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो अगेन हम नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लेंगे। सो नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने के लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। सो इस तरह से हमने एक टेबल बना लिया एंड नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स को लिख लिया, लेड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो लेड के कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में स्टूडेंट्स, ओनली 1 एंड प्रोडक्ट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ओनली 1 है। नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, नाउ सी ये जो ब्रैकेट है, दिस ब्रैकेट के बाहर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2। जो ये 2 है ये भी एक सबस्क्रिप्ट है। नाउ दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय बोथ द सबस्क्रिप्ट्स, इन दोनों सबस्क्रिप्ट्स के साथ में ये मल्टीप्लाई होगा। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 6
एंड नाइट्रोजन के साथ में कोई सब्सक्रिप्ट नहीं है, मतलब 1 है वहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीन्स 2। तो नाइट्रोजन के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हो गए स्टूडेंट्स? 2 एटम्स हो गए। एंड यहाँ प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं? 1 एटम है। नाउ ऑक्सीजन के कितने एटम्स थे? 6 थे, अभी हमने किया था इसको काउंट। एंड यहाँ स्टूडेंट्स प्रोडक्ट साइड में देखिए 1 एटम PbO में है, 2 एटम्स NO2 में है एंड O2 में 2 एटम्स हैं, तो टोटल कितना हो गया? 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हमने काउंट कर लिए। अब हमें इनको बैलेंस करना है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ जो ऑक्सीजन है उसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में 6 हैं और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में 5 हैं। स्टूडेंट्स जब ऐसा इस तरह का केस आए, मींस जब ऑड एंड इवन टाइप का केस आए, तो हमें उसके लिए रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। सो मल्टीप्लाई बाय 2 टू मेक ऑल इवन। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेड नाइट्रेट एंड लेड ऑक्साइड दोनों को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक दिस। लेड ऑक्साइड 2 हो गया एंड 2 लेड नाइट्रेट हो गया। अब इससे होगा क्या? इससे क्या होगा, पूरी इक्वेशन में सारे एलिमेंट्स इवन हो जाएंगे। नाउ अगर हम लोग काउंट करें तो लेड 2 हो चुका है, नाउ यहाँ पे भी लेड 2 हो चुका है एंड नाइट्रेट नाइट्रोजन कितना था? नाइट्रोजन 1 था, सॉरी 2 था नाइट्रोजन, एंड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाता है, ठीक है। एंड इधर ऑक्सीजन कितना था? यहाँ पर कितना था ऑक्सीजन? 6 था, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 12 हो जाता है। सो अब हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। नाउ इसको बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर, नाउ लेड इज बैलेंस्ड, लेड बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12 एटम्स हैं ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में, और इस तरफ कितने एटम्स है? अगर हम दोबारा काउंट करें तो अब कितने एटम्स हो चुके हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर हो चुके हैं 2 प्लस 2 प्लस 2, 6 एटम्स हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना होगा? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 4 ऐड कर सकते हैं। 4 ऐड करने से ये देखिए, अब आप काउंट करो, सो 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 कितना हो गया? टोटल 12 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 12 हो गया। एंड नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया ऐसा करने से, 4 नाइट्रोजन हो गए यहाँ पर, एंड यहाँ पे भी हम लोगों ने अभी जब 2 मल्टीप्लाई किया था तो 4 नाइट्रोजन हो चुके थे। सो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3 गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अब हमें इसको बैलेंस करने के लिए अगेन नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करने के लिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सारे लिख लेंगे। और कैल्शियम के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में? 1 एटम है। प्रोडक्ट साइड में कितने एटम है? 1 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 5 एटम्स हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 OH के साथ में है और 3 ऑक्सीजन HNO3 के साथ में इधर, तो टोटल कितना हो गया? ये 5 हो गया टोटल। और ये प्रोडक्ट साइड में जो कोफिशिएंट जो इसका सब्सक्रिप्ट है वो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 1 7। तो यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट्स एटम्स हो गए? ऑक्सीजन के 7 एटम्स हो गए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन यहाँ पर है 2 एटम्स, यहाँ है OH एंड 1, ये 3 हो गया। एंड हाइड्रोजन इस साइड 2 है। नाइट्रोजन इज 1 एंड प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन कितने हैं? 2। सो स्टूडेंट्स अब हमें इसको बैलेंस करना होगा। इसको बैलेंस करने के लिए अगेन हम इक्वेशन लिखेंगे। नाउ अगेन सी, दिस इक्वेशन आल्सो हैज सम odd and even number of atoms. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन odd and even में है ये, तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बैलेंस हो सकता है। सो मल्टीप्लाई बाय 2 टू मेक ऑल इवन। सो सबसे पहले हम लोग 2H2O इस तरह से ऐड कर सकते हैं। 2H2O कर दिया हमने, यहाँ पर 4 हो गया, एंड ऑल्सो 2 मल्टीप्लाई टू 2 HNO3, HNO3 भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इक्वल हो जाते हैं। H2 एंड H2 4 हो गया, एंड यहाँ पर भी 2H2 4 हो चुका है। नाउ नेक्स्ट इज, अब हमें क्या देखना है कि और कुछ अनबैलेंस्ड है, और कोई एटम है जो अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है। कैल्शियम बैलेंस था। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है,
N2 यहाँ पर भी है साथ में, 4 हो गया, एंड प्रोडक्ट साइड में भी 4 है। नाइट्रोजन के 2 एटम्स रिएक्टेंट साइड में है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 एटम्स है। टोटल कितने हो गए? तो नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड है। एंड ऑक्सीजन ऑल्सो, ऑक्सीजन को भी देख लेते हैं, 2 3 6, एंड यहाँ पर कितने हैं इसके? 6 इधर है, और साथ में यहाँ पे OH के साथ में भी 2 है, तो 2 6 और 2 8, एंड यहाँ पे भी टोटल 8। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, H2 plus O2 gives H2O. नाउ अगेन अब इसको भी बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लेंगे। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स हैं, एंड प्रोडक्ट साइड में भी 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2, एंड प्रोडक्ट साइड में 1 एटम है। तो हमें इसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, 2 एटम्स हमें चाहिए प्रोडक्ट साइड में। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए 2 एटम्स चाहिए प्रोडक्ट साइड में, मीन्स वाटर के साथ H2O के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ऑक्सीजन के एटम्स इक्वल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से हाइड्रोजन के एटम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें रिएक्टेंट साइड में भी हाइड्रोजन के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स 4 हो चुके हैं, एंड यहाँ पे भी हाइड्रोजन के एटम्स 4 हो चुके हैं, और ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। सो ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू। इन क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड इसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो इनको आप इसी तरह से बैलेंस कीजिए इक्वेशंस को, जब मैंने मेथड आपको बताया है उस तरीके से, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे दीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, write the balanced chemical equation for the following. Calcium hydroxide plus carbon dioxide gives calcium carbonate plus water. इसके लिए आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस करना है उस इक्वेशन को। एंड नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर। सो इन दोनों इक्वेशंस को आपको बैलेंस करना है, और इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।